हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं इसेंशियल ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज। पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम मैरिज। मैरिज जो कि फाउंडेशन है फैमिली और सोसाइटी का, जिसमें दो पार्टीज होती है, जिसका स्टेटस हस्बैंड एंड वाइफ का रहता है, जिसमें दोनों का एक कुछ सर्टेन राइट्स प्रोवाइड की जाती है और कुछ ऑब्लिगेशंस रहती है, जिसमें उसके चिल्ड्रन को लेगिटिमेसी मिल सके। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद लॉ, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मैरिज रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसको हम लोग निकाह कहेंगे। और निकाह एक अरेबिक टर्म है जिसका मीन्स होता है द यूनियन ऑफ टू सेक्सेस। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहीम के द्वारा डिफिनेशन दी गई है मुस्लिम मैरिज के, जिसमें शादी को मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है, जिसमें नेचर, इबादत जो डिवोशनल एक्ट, और मौमालत जो कि डीलिंग ऑफ एमंग मेन के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू आमिर अली, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं सोसाइटी का और इन ऑर्डर डेट ह्यूमन बींग्स का, जो अपने आप में फुलनेस और अनचेस्टिटी है। मुल्ला के अकॉर्डिंग निकाह को डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स होती है, प्रोक्रेशन होता है और जो चिल्ड्रन का लीगलाइजिंग की जाती है। जस्टिस मोहम्मद इन अब्दुल खदीर वर्सेस सलीमा में मुस्लिम मैरिज को भी डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रपोजल एक्सेप्टेंस होती है दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों को राइट्स दी जाती है, दोनों को ऑब्लिगेशन दी जाती है और क्रिएट की जाती है इमिडिएटली, जो राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट्स होती है। अब एक केस में सबू रायनिशा वर्सेस सब्दू शेख में मुस्लिम मैरिज को डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लॉ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रूप में देखा गया, जिसमें वाइफ को एज ए प्रॉपर्टी और डॉवर इज़ द प्राइस दोनों देखा गया। जो शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और वाइफ को एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रूप दिया गया जो एक प्रॉपर्टी के रूप में, और डॉवर जो हस्बैंड के द्वारा पैसा दी जाती है उसको हम लोग प्राइस के रूप में देखते हैं, और ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रूप में देखी गई है। अब हम लोग इसेंशियल देखते हैं। तो पहला सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरा इसमें प्रपोजल जिसमें इजाब, उर्दू वर्ड इजाब है, और सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस जिसमें कबूल होनी चाहिए दूसरे पार्टी के द्वारा। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल दोनों सेम मीटिंग में होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लीगली कॉम्पिटेंट मतलब मेजोरिटी में होनी चाहिए, दो मेल एक मेल और 2 फीमेल का विटनेस होना ज़रूरी है, और दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होनी कंपलसरी है। अब हम लोग देखते हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो कि फर्स्ट इसेंशियल है। जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस होती है वो सेम मीटिंग में होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के द्वारा एक्सप्रेस की गई हो फर्स्ट मीटिंग में, और प्रपोजल एक्सेप्टेंस एक वैलिड मुस्लिम मैरिज का एक इसेंशियल है। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ 2 मेल मुस्लिम हु आर साउंड माइंड और पुवर्टी में होनी चाहिए, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस के रूप में होनी चाहिए, और दोनों एडल्ट होने चाहिए। लेकिन वहीं शिया लॉ विटनेस को इसेंशियल नहीं मानती, वहाँ पे विटनेस का होना ज़रूरी नहीं होती एट द टाइम ऑफ मैरिज। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस नीड नॉट टू बी मेड इन राइटिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग हो सकता है, ये शिया लॉ में है। प्रपोजल मेड बिहाफ ऑफ वन पार्टी ऑफ द मैरिज एंड एक्सेप्टेंस द प्रपोजल बिहाफ ऑफ फीमेल विटनेस।
अब हम लोग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी में जो पार्टीज है वो साउंड माइंड होने चाहिए, मेजोरिटी में होनी चाहिए, और मेजोरिटी बॉय और गर्ल दोनों को मेजोरिटी 15 ईयर्स के एबव को मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू CLO, मेल पुबर्टी प्रिज्यूम करता है एट द एज ऑफ 15, लेकिन फीमेल 9 साल में ही पुबर्टी अटेंड कर लेती है CLO में। दोनों पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए। अगर साउंड माइंड नहीं हो तो वो अगर माइनर में हो तो उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और एट द प्रेजेंस ऑफ गार्जियन ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब माइनॉरिटी 2 टाइप्स की होती है, एज ऑफ डिस्क्रेशन जिसको सागिर के नाम से जानते हैं, और सेकेंड वन इज पुबर्टी जिसको बुलूग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, मुस्लिम लॉ में वो पर्सन जो पुबर्टी को एज को अटेंड कर चुका हो और वो कैपिटेंट हो मैरी के लिए, वो एज ऑफ पुबर्टी उस एज में बिकम होते जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड जो परफॉर्म कर सकता सेक्सुअल इंटरकोर्स और प्रोक्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए, उसे हम लोग एज ऑफ पुबर्टी के नाम से जानते हैं मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ जो कि एज ऑफ पुबर्टी अगर माइनर में हो, एज ऑफ पुबर्टी नहीं अटेंड किया हो, तो वो दोनों पुबर्टी जो लड़का है और लड़की दोनों 15 ईयर्स के हों। अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों एज ऑफ पुबर्टी में नहीं हुआ तो दोनों मैरिज अटेंड करेंगे वो इर्रेगुलर के नाम से जानते हैं। हम लोग पढ़ेंगे। और अब हम लोग आते हैं फ्री कंसेंट। जो पार्टीज है दोनों के बीच में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह वैलिड मैरिज का एक एसेंशियल पॉइंट्स है फ्री कंसेंट। दोनों पार्टीज का एक कंसेंट जो कि फ्री होनी चाहिए, उसमें फोर्स या फ्रॉड कर ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए। इन जनरल केस अगर वो दोनों के कंसेंट नहीं हो तो उसके लीगल गार्जियन का कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर लड़की माइनर में हो तो उसका जो कंसेंट गार्जियन के द्वारा दी गई हो वो वाइड माना जाएगा। हम लोग आगे अब देखते हैं एब्सेंस ऑफ इम्पीडिमेंट। पहला है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, जिसमें हम लोग 3 तरह के प्रोहिबिशन जानेंगे। पहला है कॉन्सेग्युनिटी, दूसरा एफिनिटी एंड थर्ड वन इज फोस्ट्रेज। पहला हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्सेग्युनिटी, जो कि रिलेशन बाय ब्लड है। अगर इसमें प्रोहिबिट की गई है एक मैन फ्रॉम मैरिंग द फ्लोइंग फीमेल्स, हिज मदर और ग्रैंड मदर, उसके एबव या उसके नीचे, या उसके सिस्टर या फुल ब्लड ऑफ हाफ ब्लड, या उसकी भतीजी या ग्रेट नियस या हिज आंट को। ये हम लोग देखेंगे कि कोई भी लड़का ये जो 5 पॉइंट है उसमें से शादी नहीं कर सकता। अगर ये शादी करेगा तो वाइड मानी जाएगी। अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं एफिनिटी। एक मिनट, सॉरी। ए मैन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग सर्टेन फीमेल रिलेटिव ड्यू टू नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप। एक मैन को प्रोहिबिट किया जाता है शादी करने से उसके फीमेल रिलेटिव से, जैसे उसके वाइफ का मदर, ग्रैंड मदर या उसके ऊपर का जनरेशन। सेकेंड वन है उसके वाइफ का डॉटर या ग्रैंड डॉटर या उसके नीचे का जनरेशन। थर्ड वन इज उसकी वाइफ के पिता की वाइफ या पैटर्नल ग्रैंडफादर का वाइफ या उसके एबव जनरेशन। या फोर्थ वन इज वाइफ के अपने बेटे के बेटे या बेटी के बेटे
या उसके नीचे का जनरेशन है, ये प्रोहिबिट किया गया कि अगर कोई भी मैन इस रिलेशन से शादी करता है तो वो वाइड मानी जाएगी। अब हम लोग फोस्ट्रेज देखेंगे। फोस्ट्रेज रिलेशनशिप जो मिल्क के बेस्ड पे आता है, जो कहा गया कि सेम माँ के दूध मिल्क नहीं पिया हुआ बंदा से ही शादी कर सकते हैं। अगर सेम माँ से कोई भी, चाहे वो बहन हो, भाई हो, दूर के रिश्तेदार हो, सेम में माँ के मिल्क से हम लोग नहीं रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब पॉली एंड्री अगर मोर देन वन हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉलीगैमी हो सकता है, एक लड़का मोर देन वन शादी कर सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा शादी नहीं करनी रहती। लेकिन यहीं पे पॉली एंड्री का नहीं है। यहाँ पे एक लड़की एक हस्बैंड से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती। ये मुस्लिम लोग के द्वारा प्रोहिबिट की गई है। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोहिबिशन। पहला अनलॉफुल कंजक्शन है। अनलॉफुल कंजक्शन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेग्युइटी, एफिनिटी एंड फोस्ट्रेज। सेकेंड वन मैरिज ए फिफ्थ वाइफ, जो पॉलीगैमी कहा गया, जो 4 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। अगर 4 से ज़्यादा शादी करनी रहती है तो एक को डिवोर्स देनी कंपलसरी हो जाती है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, अगर शादी के दौरान प्रॉपर विटनेस नहीं रहती है तो वो इरेगुलर मानी जाती है। और ये सुन्नी लॉ, शिया लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, विटनेस ज़रूरी नेसेसरी नहीं रहते। अगर बिना विटनेस का भी शादी हो सकती है, वो शिया लॉ में है। सुन्नी लॉ में कंपलसरी विटनेस कंपलसरी है, चाहे वो 2 मेल हो या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल हो, जो कि विटनेस साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजोरिटी में होनी चाहिए। अब हम लोग मैरिज ड्यूरिंग इद्दत देखते हैं। इद्दत एक पीरियड है जहाँ पे फीमेल को प्रोहिबिट किया जाता है एक पीरियड तक, जहाँ पे वो जो विडो या डिवोर्स वाइफ रहती है वो शादी नहीं कर सकती और प्योर एंड सिंपल लाइफ वो रिक्वायर करती है, जीती है, और वो दोबारा इस पीरियड के दौरान नहीं शादी कर सकती। पीरियड के बाद शादी हो सकती है। इन द केस ऑफ टर्मिनेशन मैरिज ऑफ डिवोर्स, अगर डिवोर्स के द्वारा शादी खत्म हुई हो तो 3 लूनर मंथ्स और 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स एक पीरियड है, उसके बाद शादी कर सकती है। अगर विडो हो तो 4 मंथ 10 डेज के बाद वो एक इद्दत पीरियड है, उसके बाद वो शादी कर सकती है। और अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो तो फिर डिलीवरी तक वो शादी नहीं कर सकती। बच्चे को लेगिटिमेसी मिल ना जाने के बाद, लीगल वैलिड जो बच्चे को लीगल पिता का एक नाम दिया जाएगा, उसके बाद वो शादी कर सकती है। ये इद्दत पीरियड इसीलिए रखा जाता है कि जो बच्चे हो उसका एक लीगल लेगिटिमेसी मिल सके, लीगल फादर पता चल सके कि कौन है। सुन्नी लॉ में वोमेन अंडरगोइंग इद्दत, जो शादी करती है इद्दत पीरियड के दौरान, वो इरेगुलर भी हो सकती है। लेकिन वहीं शिया लॉ में अगर इद्दत के पीरियड में कोई भी वोमेन शादी करती है तो वो वाइड मानी जाती है। डिफरेंस देख लीजिए चार्ट को थोड़ा सा। अगर मुस्लिम फीमेल से शादी करे तो वैलिड होगा मुस्लिम मेल। अगर नॉन मुस्लिम फीमेल जो किताबिया होती है तो वैलिड होगा। अगर मुस्लिम मेल नॉन मुस्लिम फीमेल शादी करते हैं तो इरेगुलर, जो कि इडोट्रेस, फायर वर्शिपर, और नॉन मुस्लिम मेल मुस्लिम फीमेल से शादी करेगी तो इरेगुलर या वाइड होगा। ये सुन्नी लॉ का चार्ट था। लेकिन शिया लॉ में मैरिज विथ नॉन मुस्लिम इज वाइड होती है। केस लॉ देख लीजिए, अमीना हसन कोया केस एंड सेकेंड वन इज रशीदा खातून वर्सेस एसके इस्लाम। 2 इम्पोर्टेंट केस है। ये प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बेस्ड पे केस था। थैंक यू एवरीवन।
अगर आप इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक बटन। थैंक यू।